मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल। इसके अलावा इस पूरे मामले के आर्थिक पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बिजनेस संवाददाता दीपू राय। आप सभी का इस पूरे कार्यक्रम में स्वागत है। और इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं कि दरअसल जिन आंकड़ों की हेराफेरी की हम बात कर रहे हैं उस पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप आंकड़ों पर विश्वास करते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि देश में गरीबी कम हो गई है। योजना आयोग ने गरीबी को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक देश में साल 2004-05 के मुकाबले 2011-12 में गरीबी घटकर 21.9% हो गई है। यानी गरीबों की प्रतिशत में तकरीबन 15% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट का मापदंड क्या है, जरा इसके बारे में भी आपको बता दें। योजना आयोग के मुताबिक शहर में खान पान पर प्रति व्यक्ति 33 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला गरीब नहीं है। इसी तरह से गांव में 27 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। खास बात यह है कि ये आंकड़े यूपीए कार्यकाल के हैं और तुलना एनडीए के कार्यकाल से करके कांग्रेस खुश हो रही है। इन योजनाओं के पीछे इस देश का आम आदमी, इस देश के गरीब आदमी के साथ जो हमारा रिश्ता हमने बांधा है, जो हमने उसको वचनबद्धता दी है, जो हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, तो हम उस वचनबद्धता को निरंतर निभाते आ रहे हैं। योजना आयोग के मुताबिक 2004 में देश में गरीबों की संख्या 40.71 करोड़ थी, जो कि साल 2011-12 में घटकर 26.93 करोड़ रह गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 2004 से 2012 के बीच रोजगार के 1.5 करोड़ अवसर ही उपलब्ध हुए। मनरेगा जैसी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 2010-11 में बेरोजगारी दर बढ़कर 10.2% हो गई है। ग्रामीण 30 लाख कामकाजी महिलाओं के पास काम नहीं है। 2004-05 के मुकाबले आज कामकाजी महिलाओं की तादाद 7% घटी है। यही कारण है कि इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव के पूर्व संध्या पर अपना रिकॉर्ड ठीक दिखाने की ये घिनौनी कोशिश है। योजना आयोग ने भी वर्तमान परिस्थिति, जो देश में एक आम आदमी को खाने पीने के लिए, रहने के लिए जो जरूरत है, उसका ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई सीलिंग निर्धारित करनी चाहिए। और ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से बिल्कुल हम भी सहमत नहीं हैं। एक तरफ कह रहे हैं गरीबी हट गई, गरीबों को हमको देना है फूड सिक्योरिटी, तो किस पैमाने से 65% लोगों को दे रहे हैं? आंकड़ों से पेट नहीं भरता है ना। और गरीबों के घाव पर जो महंगाई से इतने पीड़ित है, ये लोग इस प्रकार की गलत आंकड़े देकर मिर्च और नमक डाल रहे हैं उस घाव में। योजना आयोग के इन आंकड़ों पर एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर ये आंकड़े तय किए जा रहे हैं। सेनगुप्ता कमेटी ने देश में 77% गरीब माना था। एनसी सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आधा देश गरीब था। विश्व बैंक की रिपोर्ट में 41.6% गरीब माने गए, जबकि 2010 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार देश में 41% जनता गरीब है। 2010 में ही योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए देश में शहरों में 32 रुपए और गाँव में 26 रुपए खर्च करने वाले को गरीब मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो रंगराजन कमेटी का गठन कर दिया गया। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट अगले साल आनी है। गरीबी के मानक सरकार के क्या हैं? तेंदुलकर कमेटी, सेनगुप्ता कमेटी, सक्सेना कमेटी, या आने वाली रंगराजन कमेटी, या पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, या कई राज्यों के अपनी आपत्तियां? देश में पहली बार 1962 में गरीबी रेखा की पहचान की गई और तब से ये आंकड़ों का खेल जारी है। और इसी के सहारे सियासत भी। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं। किसी ने कहा गरीबी हटाओ तो कोई कह रहा है गरीब कम हो गए। लेकिन शायद हकीकत क्या है ये जनता बखूबी जानती है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं योजना आयोग के इन आंकड़ों पर। आपको एक बार फिर बता दें, जो मोटी बहस है या जिस बात पर लोगों को एतराज है कि आखिर कैसे ये बात योजना आयोग की तरफ से कह दी गई कि जो लोग शहर में रहते हैं और 33 रुपए रोज कमाते हैं वो गरीब की श्रेणी में नहीं आते। बहरहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा का। सज्जन साहब,
इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें कि 33 रुपए में शहर में एक आदमी गुजारा कर सकता है या नहीं, मेरा आपसे बुनियादी सवाल यह है कि इससे पहले जब योजना आयोग की तरफ से इस तरह के आंकड़े दिए गए थे, तब आपकी पार्टी ने, सरकार ने खुद ये बात महसूस की थी कि आंकड़े किसी भी लिहाज से सही नहीं है। और इसी बात को महसूस करने के बाद प्रधानमंत्री के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सी रंगराजन, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई कि नए सिरे से हमें आंकड़े देंगे, नए मापदंड बताएंगे और फिर हम गरीबों के बारे में जायजा लेंगे। जब उस कमेटी ने अभी अपने अगले साल रिपोर्ट देनी है, 2014 में वो नए मापदंड तय करेगी, तो उससे पहले क्या जरूरत आन पड़ी थी कि योजना आयोग एक बार फिर से गरीबों की परिभाषा देता है? इतनी बेचैनी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? नीरज जी देखिए, पिछले साल जब योजना आयोग ने आंकड़े दिए थे 26 रुपए और 32 रुपए के, उस समय भी कोई जरूरत नहीं थी देश में कि मोन्टेक सिंह जी ये आंकड़े देश के सामने फेंके कि 32 रुपए में शहर में गुजारा हो जाएगा, 26 रुपए में गांव में गुजारा हो जाएगा। एक साल पहले की बात है, तब भी मैंने आपत्ति ली थी कि योजना आयोग की पूरी टीम को मोन्टेक सिंह जी एलूवाला सहित 26 रुपए पर डे के हिसाब से पैसा देके 1 महीने के लिए गांव में छोड़ दो। गुजारा होता है कि नहीं, हकीकत धरातल जमीन क्या है ये समझ में आ जाएगी। तो सज्जन सिंह साहब, क्या आप योजना आयोग के इन आंकड़ों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पर शाबाशी ले रहे हैं? बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा, लेकिन जो बात चल रही थी कि क्या जरूरत थी इस समय जी इस तरह की बात योजना आयोग फेंके, तो साल भर पहले भी की थी। अब थोड़ी सी राशि बढ़ी है तो योजना आयोग, देखिए मापदंड तो कुछ ना कुछ आपको कितनी राशि बढ़ी है सज्जन साहब? आप तो उसी मजाक को आगे बढ़ा रहे हैं जो 32 रुपए रकम पहले उन्होंने तय की थी, अब 33 कर दिया, आप इसको राशि बढ़ना कहते हैं? बिल्कुल, मैं तो सज्जन वर्मा सबसे पहला व्यक्ति जिसने अपने बयान में कहा था कि इनको 1 महीने के लिए इतनी राशि देके गाँव में छोड़ दो। मैंने योजना आयोग, सज्जन साहब आप उस बुनियादी सवाल का मेरे जवाब नहीं दे रहे हैं। जब सरकार पहले रियलाइज कर चुकी है कि जो आंकड़े योजना आयोग ने दिए थे जिस तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, वो सही नहीं थे, इसीलिए रंगराजन कमेटी को जिम्मा दिया गया कि नए मापदंड स्थापित करें, और जब वो नए मापदंड अभी आए नहीं, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि एक बार फिर से योजना आयोग उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े दे? मैं आपसे वही अनुरोध कर रहा हूं कि जब पिछले साल भी योजना आयोग से नहीं पूछा किसी ने, तब भी उन्होंने मापदंड तय कर दी, अभी फिर उनसे किसी ने नहीं पूछा कि मापदंड तय कर दें, क्या है गरीबी रेखा की परिभाषा। तो ये बात तो मैं खुद बोल रहा हूं कि जब जरूरत नहीं है योजना आयोग को, तो क्यों बार बार इस तरह के? सज्जन साहब आपको पता है क्या जवाब दे रहे हैं? सज्जन साहब आपके जवाब का मतलब है, आपके जवाब से ऐसा लगता है कि आप गेंद को योजना आयोग के पाले में डाल रहे हैं और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसी बात है? जो सत्य है वो बोल रहा हूँ। मेरी सरकार ने गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाई है, मनरेगा के माध्यम से तमाम, उस पर भी हम आएंगे। सुधांशु साहब, सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के सांसद हैं, इनके जवाब से ऐसा लगता है कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, योजना आयोग ने अपनी मर्जी से आंकड़े दे दिए हैं। योजना आयोग का चेयरमैन कौन होता है पहले ये बतला दे मुझे। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री होते हैं जी, और प्रधानमंत्री जिसके चेयरमैन हैं वो अपनी तरफ से कर देता है, मतलब प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कुछ भी कर देते हैं। अगर आपका ये कथन है तो भैया मुझे तो कुछ कहना नहीं इस बारे में। एक मानसिकता होती है कि गरीबी हटानी है या गरीब हटाने हैं। बिल्कुल गरीबी भी हटेगी और गरीब मजबूत होगा। देखिए आपकी पार्टी तो सज्जन साहब पहले सुधांशु जी को अपनी बात रख लेने दें, फिर आपके पास आएंगे। मैं तो सुधांशु जी को ये बोल रहा हूँ कि हर अच्छी योजना का विरोध आपकी पार्टी करती। नहीं सज्जन साहब, ये हम मामले से थोड़ा अलग जा रहे हैं। आप अपनी बात रख दी, सुधांशु जी को इस पर अपनी बात कहने दीजिए। जी सुधांशु जी कहिए। मैं सब सीधा प्रश्न कहा कि जिस आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं, उस आयोग के बारे में ये कहना कि इनसे पूछे बिना ये अपने आप कर देते हैं, ये बहुत हास्यप्रद है जी। अगर उसके बचाव में कुछ बोलना है तो कोई ठोस बात उपाध्यक्ष बोलते हैं, कोई आंकड़े देते हैं, कोई हास्यास्पद नहीं है। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने अपने मन से आंकड़े दे दिए। सज्जन साहब आपके पास आएंगे, सुधांशु जी कहिए। सज्जन साहब को शायद योजना आयोग की कार्यशैली और कार्य प्रणाली के बारे में कितनी जानकारी है मैं नहीं जानता, कम से कम मुझे बहुत जानकारी है। और ये सब कोई चीजें ऐवही नहीं हो जाती हैं जी। मुझे पता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसके विषय में कितना सजग रहता है, कितना सारी व्यवस्थाओं को देखा जाता है, तो कोई ऐवही कार्ड ये नहीं दिए गए हैं। ये सारी चीजें कैलकुलेट करी गई हैं। मैंने जैसे कहा ना कि प्रश्न है कि गरीब हटानी है या गरीबी हटानी है,
यहां मानसिकता ये हो गई यहां तो हमें गरीब हटाने हैं जी। इसीलिए ना व्यवसाय है, कीमतें आसमान को छू रही है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेकिन गरीब कम हो गए हैं। ऐसी मानसिकता के साथ अगर प्रशासन चलना है तो चलता रहेगा, वो तो जनता जवाब देगी उसका। बिल्कुल बिल्कुल। सज्जन साहब, ये आप पूरी तरह से, सज्जन साहब आप पूरी तरह से पिंड इसलिए नहीं छुड़ा सकते, ये नहीं कह सकते कि योजना आयोग ने अपनी मर्जी से कर दिया। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कपिल सिब्बल साहब से आप जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि देखिए हमारी योजनाओं के चलते ही जो 37% लोग पहले गरीबी रेखा के नीचे थे अब 21% हो गए हैं, मतलब कि वो इस योजना को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही स्वागत कर रहे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार कैसे कोई लेना देना? देखिए ये योजनाएं सरकार क्यों ला रही है? किसी अमीर के लिए तो नहीं ला रही। फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे कैश सब्सिडी हो, गरीब के खाते में डायरेक्ट कैश पहुंच जाए। ये सज्जन साहब इसीलिए तो कंफ्यूजन है। मैं आप ही सज्जन साहब, मैं आप ही की बात से आपसे सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि हम योजनाएं गरीबों के लिए लेकर आ रहे हैं, आपकी पार्टी ने कहा कि जो फूड सिक्योरिटी स्कीम है उससे 67% लोगों को फायदा होगा। अब सवाल यह है कि अगर आपके आंकड़ों पर यकीन करें तो जब 21% इस देश में लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो 67% लोगों को फायदा कैसे पहुंचा देंगे, आप किस आधार पर? और गरीबों की पहचान होगी कैसे? बीपीएल के साथ साथ नीरज जी, बीपीएल कार्डधारी के साथ साथ एपीएल कार्डधारी को भी हमारी योजना ये है कि उन तक भी 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिले। बीपीएल कार्डधारी और एपीएल कार्डधारी तक भी हम अपनी ये योजना पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए 67% हो रही है। बिल्कुल। सुधांशु जी, क्या आपको इसमें कोई पैराडॉक्स दिखाई नहीं देता? आपको नहीं लगता कि बात बड़ी कंफ्यूजन वाली है? एक तरफ कहा जाता है कि 67% लोगों को फायदा पहुंचेगा, दूसरी तरफ सरकार खुद कह रही है कि गरीबों की संख्या 21% के आसपास आ गई है, तो गरीबों की पहचान अब होगी कैसे? मैं तो एक मूल प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका कोई जवाब दे। ये घोषणाएं और योजनाएं अभी कार्यान्वित तो हुई नहीं जी। फूड सिक्योरिटी बिल आया हुआ है, फूड सिक्योरिटी अभी दी नहीं गई है। उससे पहले कैश ट्रांसफर की स्कीम बनाई गई, ट्रांसफर हुआ नहीं है। जब ये चीजें मनरेगा चल रही है, कितने साल से चल रही है? एक मिनट, मनरेगा एक मिनट, गांव में हजारों करोड़। सज्जन साहब आपके पास आएंगे। सज्जन साहब हुजूर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप उनको बात करने दीजिए अपनी पहले पूरी। जी जी, एक मिनट। तो ये तो अभी योजनाएं चल रही हैं, ये तो काल्पनिक हैं और गरीब खत्म हो गए देश से। ये हास्यप्रद नहीं है क्या? कुछ करा भी नहीं है, लगा लीजिए। अभी वायदे करे गए हैं। अच्छा, केस सब्सिडी योजना लागू नहीं हुई क्या? सुधांशु जी को जानकारी नहीं है? आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं। कई जगह सुधांशु जी कई जगह लागू हो गई है। सुनिए, मैं अपने प्रदेश की बता दूं। बिल्कुल आपके पास कुछ आंकड़े भी तो सुधांशु जी, हम ब्रेक ले लेते हैं इस राजनीतिक चर्चा से और इसका जो आर्थिक पहलू उस पर उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दीपू, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ऐतराज इस बात पर है कि आखिर कौन सी रिपोर्ट है जिसके आधार पर योजना आयोग ये तय कर रहा है कि कोई भी आदमी जो 33 रुपए शहर में कमा सकता है वो गरीब नहीं है। और उसके बाद उस तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर विवाद भी हुआ, फिर रंगराजन कमेटी बनी। क्या है ये पूरी आंकड़ेबाजी? देखिए, आंकड़ेबाजी नहीं है। बेसिकली इसमें यह है कि आप कुछ इस तरह से समझिए कि एक क्लास में अगर 70 बच्चे फेल हो रहे हैं और अचानक 5 साल बाद ये बताया जाए कि देखिए जी अब 40 बच्चे ही फेल हो रहे हैं, और पता ये चला बातचीत में कि पासिंग मार्क्स जो है वो 40 से घटा करके 10% कर दिया गया है। आप सिंपल ऐसे समझिए कि इन्होंने कैलोरी मानक बार बार कहते हैं। जैसे ही सुरेश तेंदुलकर साहब आए, हालांकि अब उनकी 2011 में डेथ हो चुकी, लेकिन उनका जो पूरा प्रोफाइल रहा वो योजना आयोग को ऐसा लगा कि क्यों न बार बार हमारी खिंचाई हो रही है इस 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी वाले मानक पर, 2400 रूरल के लिए और 2100 जो है वो शहरों के लिए, तो क्यों न इसको कुछ किया जाए इसमें। तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ स्टैटिक्स को यूज किया गया जिसमें कि कैलोरी को ही घटाया गया और 1799 तय किया गया शहरों के लिए, 1800 के आसपास गांवों के लिए। तो कुल मिलाकर के उस कैलोरी को ही इन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया। तो जो अब स्टैंडर्ड लिमिट जो आपने बनाई थी उसको ग्रेजुअली डाउन कर दिया। और आप ये बताइए कि अर्बन में जितना भी माइग्रेशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन से लेके बाकी चीजों में, कोई भी मजदूर 1700 कुछ कैलोरी लेकर के काम नहीं कर सकता। और जो FAO ने बनाया था, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो ये क्राइटेरिया इंडिया के लिए
रखा था, तुरंत उन्होंने उसको लपका और सीधे सीधे बताया कि हम भी इसको फॉलो करोगे। बिल्कुल। और दीपू, जो तो कुल मिलाकर के आपने जबरदस्त तरीके से एक अनइथिकल प्रैक्टिस को जन्म दिया, और ये हर कोई जानता है, इसमें किसी से भी कोई बात छुपी नहीं है, और बार बार ये बात उठती रही है। बिल्कुल। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि खुद योजना आयोग की तरफ से जो 33 रुपए का जो विभाजन किया गया, अगर हम ये देखें कि वो कितने पैसे किस चीज के लिए रख रहा है और उस पर नजर डालें तो मजाक लगता है। मजाक इसलिए लगता है क्योंकि इन 33 रुपए के हिसाब से कोई भी आदमी जो शहर में रहता है, अगर वो 44 पैसे फल पर खर्च करता है और 2 रुपए 33 पैसे दूध पर खर्च करता है तो उसके लिए काफी है। अब सवाल यह है कि कौन सी दुकान से, अगर मैं दिल्ली शहर की बात करूं, कौन सी दुकान से आप 44 पैसे का फल ले सकते हैं और कौन सा फल ले सकते हैं, और आम आदमी क्या दिन भर बैठ के 33 रुपए को इसी तरह से विभाजित करता रहे और तय करता रहे कि नहीं इसमें 3 पैसे ज्यादा खर्च हो गए और 5 पैसे कम खर्च हो गए। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि योजना आयोग जो लगातार आंकड़े देता है, इससे पहले भी उसने 1 साल पहले आंकड़े दिए थे जिसके मुताबिक शहरों में जो लोग रहते हैं अगर वो 32 रुपए कमाते हैं तो गरीब नहीं है, और ऐसी कमोबेश आंकड़े उसने इस बार भी दिए हैं। और सवाल यह है कि क्या इस तरह की जो आंकड़ेबाजी की जाती है इसके पीछे वाकई समाज की किसी तस्वीर की ओर इशारा करने की एक ईमानदार कोशिश है, या फिर इन आंकड़ों के जरिए सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना चाहती है और बताना चाहती है कि कैसे उसके शासनकाल में गरीबों की तादाद इतनी कम हुई। सज्जन साहब, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे जानकार ये भी कहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट के तब तक कोई मायने नहीं है जब तक आर्थिक और जातिगत आधार पर जनगणना संपन्न ना हो जाए, क्योंकि जब वो संपन्न होगी उसके बाद ही हम गरीबों को लेकर एक सही आंकड़ा या कह सकते हैं कि सही जायजा ले पाएंगे कि हाँ कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो जनगणना भी अभी 6 महीने बाद संपन्न होगी, और एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी जल्दबाजी में फिर से ये आंकड़े क्यों पेश कर दिए गए। बात ठीक है, वो आंकड़े आएंगे तो और देश के सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भारत में कितने लोग रहते हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं वो आ गए, 6 महीने बाद एक्चुअल आंकड़े और जो हम समझते हैं कि ये सर्वे के आधार पर आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस समय उस तरह की बातें की जाएंगी। भाजपा, देखिए साहब एक बात समझ लीजिए नीरज जी, किसी भारत के गरीब को कोई आपत्ति नहीं है, उसे मनरेगा में भी काम मिल रहा है, देश की जो योजनाएं हम चालू की उसमें काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। नहीं, तकलीफ है तो राजनीतिक पार्टियों को है। सज्जन साहब, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं खुद कोई आर्थिक जानकार नहीं हूं, लेकिन सरकार लगातार जो ये दावे करती है कि उसने जो सोशल स्कीम चलाई है उसके चलते गरीबी नीचे हुई है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि दावे कतई सही नहीं है। सिर्फ 8% लोगों को ही फायदा पहुंचा है जो गरीबी रेखा से नीचे आए हैं आपकी मनरेगा योजना के चलते। 92% लोग अगर गरीबी रेखा से नीचे आए तो आर्थिक विकास की वजह से। आर्थिक विकास तो बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करता है, तो फिर आप सीधा सोशल स्कीम को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए 8% तो आया ना नीचे गरीबी रेखा का आंकड़ा, मनरेगा के माध्यम से 8% आया ना। और तमाम लोग सवाल इस बात का है, सिर्फ 8% कह रहा हूं मैं। जी, मैं वही बोल रहा हूं। तो और जो योजनाएं चल रही हैं विकास की, वो भी तो हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से। अच्छा एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं भाजपा शासित, वहां क्यों कम नहीं हो रहा? छत्तीसगढ़ में 41% है, मध्य प्रदेश में। दीपू, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सज्जन साहब की बात? मैं सज्जन जी से ये पूछना चाह रहा हूं कि आप किसी भी स्टेट में आपने जो, चूंकि आपको जानना चाहिए कि तेंदुलकर कमेटी ने भी कहा था कि स्टेट वाइज ये आंकड़े वेरी कर सकते हैं। इसमें सवाल छत्तीसगढ़, झारखंड या आपके शासन वाले राज्यों की बात नहीं है, ये सेंट्रल का आंकड़ा है और स्टेट में वेरी कर सकता है, क्योंकि कैलोरी पैरामीटर, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत सारे अलग अलग हैं। आप बार बार मनरेगा कर रहे हैं, शहरी गरीबी के लिए का आंकड़ा भी उसी रेशियो में कम हुआ है। वो कैसे कम हो गया है जबकि महंगाई 6% थी 2004-05 में, 9% 2011-12 में। क्या महंगाई बढ़ने से आंकड़े का आप गरीब कम हो गए हैं क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं? माइग्रेशन दुनिया भर का हुआ है शहरों में, लेकिन मनरेगा आप सबसे भ्रष्ट योजना को सबसे बड़ी योजना बता रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार की वजह से गरीबी कम? भ्रष्टाचार हो रहा है भाजपा शासित राज्यों में, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है। मैं ये भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली सरकार। आप जो बात कर रहे हैं, आपने 2004 में सत्ता छोड़ी, तब क्या आंकड़े थे गरीबी के? आपके इतने साल सरकार रही, इसका जवाब सुधांशु साहब देंगे। सुधांशु साहब, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं साथ में ये भी जोड़ दूं, जो लगातार कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गरीबों के जो आंकड़े कम हुए हैं, इसमें उसकी तरफ से जो सोशल स्कीम चलाई जा रही है जिनमें नरेगा मुख्य है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्या कहेंगे? अभी आपने सुना कि गरीब कम हुए हैं,
इसका जो स्पष्टीकरण करने के लिए जो नोट है उसमें लिखा हुआ है 8% गरीब इसलिए कम हुए क्योंकि उन्हें नरेगा था। ठीक है था। 92% किस चीज में गरीब, कौन सी सोशल स्कीम में गरीब हो गए, कम हो गए भाई जी। 92% गरीब जहां महंगाई आसमान छू गई, व्यवसाय बचे नहीं। अभी आपने देखा होगा 10.36% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। महिलाओं 7% और अब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, और उसके बावजूद जो है 92% सोशल स्कीम में। अरे भाई कौन सी स्कीम थी? अच्छा ये बताए ना। अरे आज जरा जाइए खेत में, सुधांशु जी खेत में जाइए, एक सेकंड खेत में जाइए, उस मजदूर को आज 400-500 रुपए मिल रहा है। अजी कमाल है में काम करने वाले मजदूर को 1 मिनट 400-500 रुपए आते हैं। आप महिलाओं के आंकड़े ला रहे हैं। आप एक गांव चले जाइए सुधांशु जी, एक मजदूर को खेत में एक दिन के काम करने के 400-500 रुपए मिलता है। सज्जन साहब आपके पास लौटने हैं जी। सुधांशु जी कहिए। मैं कह रहा हूं ना, अभी भी योजना आयोग ये नहीं कह रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कमाई करी इसलिए गरीब हो गए। वो कहते हैं हमारी सामाजिक स्कीम। अच्छा कौन सी सामाजिक स्कीम? नरेगा इनकी सबसे बड़ी थी, उसमें वो खुद ही कह रहे हैं 8% है। बाकी 92% जो है कौन सी सामाजिक स्कीम है इनकी जिसके वजह से उनकी गरीबी कम हो गई, और कितनों की? मैंने कहा ना, ये गरीब कम हुए या गरीबी कम हुई है पहले तय कर लीजिए। अच्छा आंकड़ों का खेल है, उसमें क्या है? आज मुझे कलम दे दीजिए, मैं तो दिखा दूंगा देश में एक भी गरीब नहीं है। अभी 23 रुपए क्यों? आप कहिए जो 10 रुपए में, जो 10 रुपए रोज का कमा रहा है वो गरीब नहीं है, उसमें कोई पैसे लग रहे हैं आपके क्या? ऐसा है। बिल्कुल। ये संवेदनशीलता उसी इंसान में, उसी व्यवस्था में और उसी सरकार में आ सकती है जिसका दिल धड़क रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको सारी आंकड़ों की जगलरी करके चुनावी वर्ष में अपना ढिंडोरा पीटना है। बिल्कुल। और उससे बड़ी बात सुधांशु जी मैं तो खुश हूं कि सज्जन साहब खुद कह रहे हैं, सज्जन साहब खुद कह रहे हैं कि इनका जो योजना आयोग है, आपकी भाजपा सरकारों का जवाब खत्म कर लेने दीजिए। अजय आप मुझे खत्म कर लीजिए, उसका जो जवाब देना देते रहिएगा। कोई तो तहजीब रख लीजिए सज्जन साहब, आप एमपी हैं, आप सब कुछ है। एक चर्चा के अंदर कोई तहजीब होनी चाहिए। इसके बाद में बताऊंगा भाजपा के आंकड़े। ये कोई तहजीब और सभ्यता है? जी जी कहिए आप, बात कर जवाब दूंगा। जो आपको बोलना बोलिए ना। जवाब दूंगा मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं इस तरह। अच्छा ये खुद ये भी कह रहे हैं कि हमारा प्लानिंग कमीशन जो है कुछ भी बोल रहा है, ये खुद कह रहे हैं, और ये कहने की ताकत नहीं रख रहे कि ये सारा। सुधांशु जी बात सुन लीजिए। आपकी पार्टी में आप पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। एक मिनट सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं आप बोल लीजिए, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा। आपकी पार्टी के शत्रुघ्न सिन्हा ने कल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया। सज्जन साहब आपकी पार्टी का बयान, हम कोशिश करेंगे कि एक मिनट ये साहब एक मिनट सुनना पड़ेगा साहब। हम ऐसे भटक जाएंगे, फिर आरोप प्रत्यारोप होंगे, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, उसके बाद ये शत्रुघ्न सिन्हा का खुद का बयान है। माफी चाहूंगा। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कोई बयान दे तो हमें इन्वॉल्व कर देते। नहीं सज्जन साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि हम इस बहस को, आपस की बहस को खत्म करके मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बहुत सारे लोगों का सीधा ये मानना है कि जब सरकार ने फूड सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की तब ये कहा कि 68% लोगों को इससे फायदा होगा। अब आपके आंकड़ों के मुताबिक गरीबों की संख्या घटकर 21% हो गई है, तो ये फायदा फिर 67% लोगों को कैसे होगा? और अगर बाकी 15.5% गरीब लोग कम हुए पिछले इतने सालों में, तो 1.25 लाख करोड़ रुपए लगाकर फूड सिक्योरिटी स्कीम क्यों शुरू की जा रही है? इतना बर्डन सरकार क्यों ले रही है? सीधा मैंने आपसे अनुरोध किया नीरज जी, मैंने अनुरोध किया बीपीएल कार्ड धारी के साथ साथ हम एपीएल कार्ड धारियों तक भी योजना ले जा रहे हैं, इसलिए 65-67% लेकिन सज्जन साहब कार्डधारियों को भी। लेकिन सज्जन साहब, अगर योजना आयोग के आंकड़ों को मान लिया गया तो बहुत सारे लोग तो वैसे भी गरीब नहीं रहेंगे, तो इसका नुकसान ये होगा कि बहुत सारी स्कीम्स का फायदा जो उन्हें मिलता था शायद अब से ना मिले। बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड की परिभाषा आप समझ लो नीरज जी। 2 तरह के कार्ड है, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड। हम एपीएल कार्ड तक, बीपीएल कार्ड तो चेंज हो जाएगा ना, इसलिए 60 जो बीपीएल कार्ड है वो तो चेंज हो जाएगा इस पैमाने के बाद, और उसी हिसाब से एपीएल भी हो जाएगा। आपके कहने से क्या होता है? उसी भाव आपके कहने से क्या होता है? जो कानून बना हुआ है, जो नियम बने हुए हैं, अगर योजना आयोग ये कहेगा कि बीपीएल ये आदमी है, आप थोड़ी चेंज कर लेंगे।
यहाँ बैठ के आप कुछ नहीं बोल कर रहे हैं, हैं हमारी तो सरकार वहां तक ले जा रही है। दीपू आपको मैं लाना चाहूंगा, आप आपको देखिए, नहीं लगता कि एक और कमाल कर रहे हैं टेक्निकल ये भी। हमें समझने की जरूरत है? बहुत सारी योजनाएं जो इस आधार पर लोगों को जिसका फायदा मिलता है कि आप गरीबी रेखा के नीचे हैं या नहीं, अगर गरीबों की परिभाषा ही डिफाइन नहीं होगी, अलग अलग परिभाषाएं निकल कर आएंगी, तो उन योजनाओं के भी जो हितग्राही हैं उसे लेकर भी कंफ्यूजन नहीं होगी प्रशासन में? आप देख सकते हैं किसके भरोसे हम प्लान करते हैं। उसके नुमाइंदे हमारे सामने हैं, 2 लीडर्स हैं अलग अलग डिफरेंट पार्टीज के। ये डिसाइड करते हैं, ये पावर में जब जाते हैं तो ये बताते हैं कि बाकी जो बिलियंस लोग हैं वो कैसे गरीब होंगे, कैसे धनी होंगे। और ये पता चलता है कि उसके लिए उन्होंने ऑपरेटर्स जो चूज किया है उसने बेसिस ऐसा बनाया है, उसके बेसिक प्रीमाइस कोई ऐसा चेंज कर दिया है। क्या इस बात से इनकार? अभी देख रहे हैं कि जे बार बार मनरेगा, बार बार एक ऐसा आप फुटनोट्स वो डाल रहे हैं कि इसी वजह से गरीबी कम हो गई। आप ये बताइए कि 46% 5 साल से कम बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। क्या ये एपीएल के लोग हैं? कहाँ के लोग हैं? क्यों मर जाते हैं? आपको शर्म नहीं आती इस तरह के अगर मेथोडोलॉजी अपनाते हुए आप बता रहे हैं कि गरीबी कम हो गई है? आखिरी रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, सज्जन साहब, लोगों का कहना है, बहुत संक्षेप में आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा कि जब इस तरह के आंकड़े पेश किए जाते हैं तो एक तरह की संवेदनहीनता भी होती है। लोग जिक्र कर रहे हैं कि यूपीए सरकार के जब 3 साल कंप्लीट हुए थे, जब पार्टी दी गई थी, उसमें हर थाली की कीमत 700 रुपए थी। आप खुद अपने लिए जो थाली तय करते हैं उसकी कीमत 700 रुपए है, और लोगों के लिए आप ये तय करते हैं कि अगर आप 800 रुपए महीने में कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। आपको नहीं लगता क्योंकि गरीबी का मजाक है? ये क्या मापदंड है? अडवाणी की लड़की की शादी होती है, उसमें 1000 रुपए की थाली आती है, ये मापदंड क्या है? योजना आयोग की बात मापदंड इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं कि जब विधायकों या सांसदों को अपनी सैलरी तय करनी होती है, तब क्या वो गरीबी रेखा के आंकड़ों से थोड़ा ज्यादा अपनी सैलरी नहीं रख सकते? एक पार्टी में एक राजा अपनी शादी करता है, कोई 2000 रुपए की थाली देता है, कोई उम्मेद पैलेस में करता है, वहां जाके राजस्थान में 2000 की थाली मिलती। ये सज्जन साहब यहाँ पर सज्जन साहब फर्क जो है, जो ऐतराज है सज्जन साहब, वो फर्क का है कि आप आम आदमी के लिए जो बुनियादी नियम स्थापित कर रहे हैं वो इतने नीचे हैं, और अपने लिए जो सामान्य चीजें स्थापित कर रहे हैं वो इतनी ऊंची हैं। एक गरीब को आप नहीं, एक गरीब का मजाक उड़ा रहे, आप तुलना कर रहे हैं अलग अलग बातों में। सुधांशु साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए आप जब बुनियादी जरूरतों की बात करते हैं तो उसके लिए नियम इतने नीचे हैं और नेता अपने लिए नियम उतने ऊपर रख लेते हैं। सुधांशु साहब, बिल्कुल गलत है, गलत लॉजिक है। बिल्कुल सुधांशु जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त इतना ही था आज की बातचीत में। सज्जन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दीपू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए। यहां पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर लौट